प्यारे विद्यार्थियों, सुप्रभात। आज हम इस वीडियो में हिंदी व्याकरण से संबंधित वाक्य विचार के बारे में बात करेंगे। तो आप कहीं जाइएगा नहीं, पूरा वीडियो देखिएगा, क्योंकि सज्जन व्यक्ति किसी काम को शुरू करते हैं तो उसको बीच में नहीं छोड़ा करते हैं, और अक्सर है वो सफलताएं उन्हीं को छूती है, उन्हीं के चरण छूती है जो किसी कार्य को शुरू करने के बाद अनवरत और अपने मंजिल तक पहुंचने तक उसको बीच में कभी नहीं छोड़ते हैं। तो यहाँ हम हिंदी व्याकरण के वाक्य विचार शीर्षक के बारे में बात करेंगे। वाक्य किसे कहते हैं? तो हमने पीछे पढ़ा था पिछले वीडियो में कि भाषा की सबसे छोटी इकाई ध्वनि है और लिखित में भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण है। वर्णों का योग है वो शब्द होता है, शब्दों से पद, पदों से वाक्य का निर्माण होता है। तो किसी वक्ता द्वारा कही हुई बात को सार्थक समूह होता है, वही वाक्य होता है। यह सामान्य रूप से हमने दो अर्थ किए हैं। पदों का सार्थक समूह, पदों का सार्थक समूह है वो वाक्य कहलाता है। और दूसरी परिभाषा में बात की है कि वक्ता के अर्थ को पूर्ण रूप से स्पष्ट करने वाले शब्द, वक्ता के अर्थ को पूर्ण रूप से स्पष्ट करने वाले शब्द है वो समूह वाक्य कहलाते हैं। यानी वाक्य ऐसा हो जहां शब्दों का सार्थक समूह होना चाहिए। यहाँ हम देखेंगे वाक्य के अंगों के बारे में। तो वाक्य के भेद और अंग दो अलग चीज है। वाक्य के दो अंग माने गए, जिसमें एक उद्देश्य और दूसरा विधेय। बहुत ही सरल तरीके से आपको समझना है इनको कि कर्ता और कर्ता का विस्तार वाक्य का उद्देश्य भाग कहलाता है, और क्रिया और क्रिया का विस्तार वाक्य का विधेय भाग कहलाता है। जैसे यहाँ एक वाक्य है, वैसे उद्देश्य का जिसके संबंध में कुछ कहा जाता है, यानी कर्ता के संबंध में कुछ कहा जाता है। सामान्य भाषा में समझें तो कर्ता और कर्ता का विस्तार है वो उद्देश्य कहलाता है। जैसे कौन खाना खा रहा है, तो कर्ता मौन है, तो ये हिस्सा यहाँ से दो भाग में बढ़ जाएगा। जो बाद में खाना खा रहा है, तो खाना एक क्रिया है और क्रिया का विस्तार है वो पूरा है वो विधेय में आएगा। ये विधेय का भाग है और ये उद्देश्य का भाग। जैसे एक वाक्य हमने लिखा, बहुत सुंदर दिखने वाला घोड़ा कल मेले में बिक गया। तो यहाँ बहुत सुंदर दिखने वाला घोड़ा कल मेले में बिक गया। इस वाक्य में कर्ता कौन है? बताइए, आप ही बताइए कि इस वाक्य में कर्ता कौन है? बहुत सुंदर दिखने वाला घोड़ा कल मेले में बिक गया। इस वाक्य में वाक्य का कर्ता घोड़ा है। अब सुंदर दिखना, बहुत सुंदर दिखना, अब सुंदर दिखना ये एक विशेषण है, बहुत सुंदर ये प्रविशेषण है, घोड़ा करता है। तो यहाँ से वाक्य को दो भागों में बांटेंगे। घोड़ा और घोड़े से जो पहले का हिस्सा है वाक्य का, यह कर्ता का विस्तार माना जाता है। यह पूरा जो भाग आप देख रहे हैं यह कर्ता का विस्तार माना जाता है, और यही जो वाक्य का भाग है ये वाक्य का उद्देश्य भाग है। और बिक जाना क्रिया है, कल मेले में बिक गया, ये वो क्रिया और क्रिया का विस्तार है। तो इसे हम वाक्य का विधेय भाग कहेंगे। इसके पहले जो घोड़ा और घोड़े से पहले कर्ता का विस्तार है, ये क्रिया का विस्तार है। तो क्रिया का विस्तार ही विधेय कहलाता है। तो प्रत्येक वाक्य के दो अंग होते हैं, एक उद्देश्य एक विधेय। कर्ता और कर्ता का विस्तार, क्रिया और क्रिया का विस्तार। तो बहुत ही सावधानी पूर्वक आपको इसमें और सरलता पूर्वक है, वैसे इसमें कोई कठिन कुछ भी नहीं है। अब बात करेंगे वाक्य के भेदों के बारे में। तो वाक्य के अंग और वाक्य के भेद दो चीज अलग अलग है। वाक्य के अंगों की बात करें तो अंग दो हैं, भेदों की बात करें तो भेद अलग अलग हैं। यहाँ वाक्य के भेदों की बात करेंगे। सबसे पहले क्रिया के आधार पर वाक्य के भेद, क्रिया के आधार पर वाक्य के भेद। यहाँ क्रिया के आधार पर वाक्य के भेदों के बारे में बात करें तो तीन भेद माने गए हैं। यहाँ
कर्तृवाच्य वाक्य से क्या तात्पर्य है? जो वाक्य जिसमें कर्ता की प्रधानता हो। वही बात यहाँ आती है, कर्ता की प्रधानता से क्या तात्पर्य हुआ? कर्ता की प्रधानता से तात्पर्य हुआ क्रिया पर किसका प्रभाव पड़ता है, जिस पर क्रिया का प्रभाव हो, वही कर्ता की प्रधानता। जैसे आप वाक्य के आधार पर देखो, सीता गाना गा रही है, तो यहाँ क्रिया किसके आधार पर कर रही है? वही उसका प्रधान है। जैसे सीता गाना गा रही है, इसकी जगह हम लिखते मोहन। अगर इस कर्ता को बदल दें मोहन, तो कर्ता को बदलने से क्रिया भी बदल जाएगी। कर्ता को बदलने से क्रिया भी बदल जाएगी। तो यहाँ जैसे हमने लिख दिया मोहन, तो मोहन गाना गा रहा है। अगर हमने कर्ता को बहुवचन में लिख दिया वे, तो वे गाना गा रहे हैं। तो क्रिया किसके अनुसार बदल रही है? कर्ता के अनुसार। जब कर्ता स्त्रीलिंग हुआ तो क्रिया उसके अनुसार बदल गई। जब कर्ता पुल्लिंग हुआ तो क्रिया कर्ता के अनुसार बदल गई। जब क्रिया को हमने बहुवचन के रूप में क्रिया कर्ता को, तो क्रिया भी बहुवचन हो गई। तो क्रिया जहां पर कर्ता के अनुसार चले, वो वाक्य कर्तृवाच्य वाक्य कहलाता है। बात समझ में आ गई होगी आपको कि जहां पर वाक्य में क्रिया कर्ता के अनुसार चले वो कर्तृवाच्य। इसी प्रकार जहां पर वाक्य में क्रिया है वो कर्म के अनुसार चले, क्रिया कर्म के अनुसार चले तो वो कर्मवाच्य। यह हमने देखा गीता ने खेल खेला, इसकी जगह अगर हम लिख देते मोहन, तो मोहन ने खेल खेला। तो यहाँ खेल खेला ये पद है वो खेलना कर्म के अनुसार। अगर गीता स्त्रीलिंग है और इसकी जगह हम अगर पुल्लिंग मोहन लिखते, तो वही मोहन ने खेल खेला। अगर इसकी जगह कर्ता बहुवचन लिखते, उन सब ने खेल खेला। यानी कि यहाँ गीता है, गीता ने खेल खेला, मोहन ने खेल खेला, उन सब ने खेल खेला। तो खेल जो खेला है ये पद है वो स्थिर है, चाहे कर्ता हमने एक वचन लिया, चाहे बहुवचन लिया, स्त्रीलिंग लिया या पुल्लिंग लिया। इसका कारण ये हुआ कि इस वाक्य में क्रिया है वो कर्ता के अनुसार न बदल करके कर्म के अनुसार बदल रही है। आई बात समझ में आपको? गीता ने खेल खेला, जैसे लड्डू, गणेश ने लड्डू खाए, हरि ने लड्डू खाए, गीता ने लड्डू खाए। तो लड्डू की जगह जैसे ही हमने जलेबी लिखी तो जलेबी खाई। जैसे ही हमने कर्म में बदलाव किया क्रिया भी बदल गई। तो जिन वाक्यों में क्रिया कर्म के अनुसार आए तो वो कर्म वाच्य वाक्य कहलाता है। तो यहाँ हमने अच्छे से देख लिया। और बात भाववाच्य की आती है, तो जहां पर किसी भाव या असमर्थता का भाव, जैसे यहाँ उदाहरण में हमने लिखा शगुन से पढ़ा नहीं जाता। ये तो हमसे भी हो रहा है, पढ़ना मुश्किल काम है और वो भी बहुत दिनों पढ़ाई नहीं है, तो अब बड़ा मुश्किल काम हो गया। लेकिन थोड़ा धैर्य रखो, पढ़ना तो पड़ेगा। इसलिए बात यहाँ भाववाच्य की है कि माता से खाना बनाया नहीं जाता, वृद्ध पुरुष से चला नहीं जाता, उससे कपड़े धोए नहीं जाते। यानी कि जहाँ पर असमर्थता का भाव हो, काम न कर सकने की बात हो, वहाँ भाववाच्य आता है। तो बहुत ही अच्छे से कर्तृवाच्य जहाँ क्रिया कर्ता के अनुसार, कर्मवाच्य जहाँ क्रिया कर्म के अनुसार, और भाववाच्य जहाँ पर असमर्थता का भाव हो तो वहाँ है वो भाववाच्य होता है। इस प्रकार
प्रकार हमने बात की क्रिया के आधार पर वाक्य के भेद। अब हम बात करेंगे अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद। अलग अलग अर्थों के आधार पर वाक्य के अलग अलग भेद होते हैं, जो कि सबसे पहले बात करें विधानवाचक। विधानवाचक वाक्य क्या होता है? किसी बात का या काम का होना। सामान्य भाषा में कहें तो सामान्य वाक्य, सामान्यतः कोई भी वाक्य हो जो जिसमें किसी काम का और बात का होना। जैसे मैं खाना खाता हूँ, वह घर जाता है, सोन पाठ पढ़ता है, मोहन कपड़े धो रहा है। इस प्रकार के वाक्य हमेशा है वो विधानवाचक वाक्य कहलाते हैं। दूसरा है निषेधवाचक वाक्य। तो निषेधवाचक वाक्य में तो कोई दिक्कत समझने में दिक्कत होगी नहीं आपको, क्योंकि इसमें निषेध है, नकार का भाव है। किसी काम का या बात के नहीं होने या उसके अभाव का भाव आता है। जैसे वह घर पर नहीं है, भागो मत, यह काम मत करो। तो नहीं और काम के अभाव की बात होती है, वहाँ निषेधवाचक वाक्य कहलाते हैं। अगला है प्रश्नवाचक। तो प्रश्नवाचक में सीधा अर्थ है जहाँ कोई प्रश्न पूछा जा रहा हो। जैसे आप कहाँ जा रहे हो, तुम यहाँ क्या कर रहे हो, वे लोग यहाँ क्या कर रहे हैं, आप वहाँ क्यों जा रहे हैं, वे यहाँ क्यों आ रहे हैं, किस प्रकार के नहीं, वह कौन है, कौन, क्या, कब, किसको, कैसे, ये सारे प्रश्नवाचक शब्दों का प्रयोग हो तो सीधा हिसाब है और प्रश्नवाचक वाक्य है, और उनके अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग होगा। अब बात आती है आज्ञावाचक वाक्य। अब आज्ञावाचक या आज्ञार्थक, तुम ये पुस्तक पढ़ो, तुम ये वीडियो पूरा देखो, तुम बात को अच्छे से समझो। तो जहाँ पर आज्ञा हो, अनुमति हो, उपदेश हो या विनय का भाव हो, यानी विनम्रता पूर्वक भी कोई बात कही जाए, उपदेश पूर्वक कही जाए, आज्ञा पूर्वक कही जाए या अनुमति से कही जाए, इस प्रकार के वाक्य है वो आज्ञावाचक वाक्य कहलाते हैं। अब है विस्मयादि बोधक वाक्य। विस्मयादि बोधक वाक्य में है वो विस्मय का भाव होता है, आश्चर्य का भाव होता है। अरे बाप रे, अरे ये क्या हो गया, अरे लोग क्या कर रहे हो, तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो, विस्मयादि बोधक चिन्ह। इस प्रकार के वाक्य जो है वो आश्चर्य प्रकट करने वाले हो, ऐसे वाक्य विस्मयादि बोधक वाक्य है। अब है इच्छा बोधक वाक्य। अब इच्छा बोधक का मतलब है कोई इच्छा प्रकट करना। जैसे भगवान सबका भला करे पर शुरुआत हमसे करे, तो वाक्य तो सिर्फ यही है, ईश्वर सबका भला करे। तो यहाँ ईश्वर सबका भला करने से तात्पर्य एक इच्छावाचक हो गया। अगला है संदेह सूचक। संदेह में किसी काम का या बात का संदेह होना। जैसे शायद आज बरसात आए, शायद आज ये लोग यहाँ आए। जहाँ पर शायद या संदेह सूचक शब्दों का प्रयोग हो तो संदेह सूचक वाक्य माना जाता है। अब बात आती है अंतिम संकेतार्थक वाक्य। संकेतार्थक में संकेत और शर्त शामिल होती है। संकेतवाचक में संकेत और शर्त शामिल होती है। इसमें शर्त है वो साथ में गिनी जाती है। जैसे यदि तुम आओ तो मैं जाऊँ, यदि तुम ये वीडियो पूरा देखो तो अगला वीडियो बनाए। इस प्रकार से एक बात को दूसरी शर्त से जोड़ देना है वो संकेतवाचक वाक्य कहलाता है। तो यहाँ हमने क्रिया के आधार पर और अर्थ के आधार पर वाक्य के भेदों को बहुत ही सूक्ष्मता से पढ़ा है। आप किसी व्याकरण ऑथेंटिक किताब से सहायता लेकर के मटेरियल को और बढ़ाकर अच्छे से समझ सकते हैं। अगले वीडियो में हम रचना के आधार पर वाक्य के भेद और प्रभेदों के बारे में अध्ययन करेंगे। वाक्य ये वीडियो आपको पसंद आया है तो लाइक अवश्य करें। नीचे कमेंट बॉक्स में आप कमेंट अवश्य करें और अपने स्कूल का नाम भी लिखें ताकि मैं भी समझ सकूं कहाँ के बच्चे हैं वो ये वीडियो देख रहे हैं। मुझे भी बहुत खुशी है कि काफ़ी बच्चे इस वीडियो को अच्छे से देख रहे हैं। पिछले वीडियो बहुत से बच्चों ने देखे और लाइक भी किए और कमेंट भी किए। बहुत बहुत धन्यवाद।